आज की क्लास में मैं वेव्स ऑफ डेमोक्रेसी के बारे में चर्चा करूंगा कि लोकतंत्र की लहरें क्या है। हम पिछले क्लास में आपसे ये बताएं कि सीवी मैकफर्सन के अनुसार टिल 18th सेंचुरी डेमोक्रेसी वॉज फॉर नेम से, कहने के लिए लोकतंत्र था। वास्तविकता ये थी कि बोलने के लिए कि दिस कंट्री इज अ डेमोक्रेटिक कंट्री, बट इन रियलिटी डेमोक्रेसी वाज नॉट प्रिवेलिंग एट ग्राउंड। सो continuing the same argument, or better to say, how the number of democratic countries started to increase. As we used to say, that waves of democracy. Why waves? Means why the wave word has been added to democracy is that कि large number of countries started to be a democratic country. वेव कहने का, लहर कहने का मतलब है कोई चीज ज्यादा संख्या में हो जाना। इसलिए इसका जो टॉपिक है उसका नाम ही है वेव्स ऑफ डेमोक्रेसी, लोकतंत्र की लहरें। जैसे आपने सुना होगा कि कोविड 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 जब आया था तो किस तरह से मतलब कोविड 1, कोविड 2, और या कभी कभी नेता के प्रसिद्धि को देख देख के बिना वेव से बोला जाता है। जैसे इंडियन पॉलिटिक्स में 2014 में बोला जाता वेव्स ऑफ नरेंद्र मोदी, कि नरेंद्र मोदी की लहर, और सब लोग साफ हो गए ऐसा बार बार। और दूसरा बार भी कहा गया कि 2019 में प्रचंड बहुमत के साथ मतलब नरेंद्र मोदी जो बीजेपी के नेता हैं और प्रधानमंत्री भी हैं, वो मतलब अपोजिशन को हरा कर बने। लेकिन धीरे धीरे अब शान हुआ, जैसे 2024 उसमें आपने देखा कि प्रचंड बहुमत नहीं मिला, और इट हैज बीन सीन दैट डिक्लाइन इन means figure as a political leader has been seen in 2024 election. So in the same way, when we study or when we discuss waves of democracy, so there were three waves till date. There were three waves till date, and in every waves around in first wave around 30, in second wave in the same way the number of democratic country started increasing. And why it is so? Because world has seen many forms of government, but the democratic form of government has been seen since 1828. Until date it has been seen, and it has been assumed, or it has been considered, that the democratic model of government is the most famous and obviously by and large accepted across the world. So and then when we discuss first wave of democracy, then the period has been given by different scholars, but it has been considered that 1828 to 1926. This is the first wave. And the second wave is from 1943 to 1962, means still Indo-China War. And the third wave started in 1974. Till date, it has been considered as the third wave of democracy. जैसा जैसे ही टॉपिक का ही नाम है वेव्स ऑफ डेमोक्रेसी, तो तीन तरह के वेव्स थे। सॉरी, मतलब दो वेव्स तो एंड हो गए, बट थर्ड वेव चल रहा है, तो इसलिए बोला जाएगा कि तीन तरह के लोकतंत्र में वेव्स आए। पहला जो ऑब्वियसली इसकी अवधि लगभग 100 वर्षों की रही, तो 1828 से 1926 का समय। दूसरा जो वेव है वो एक गैप आया लगभग, और वो गैप अगर देखा जाए तो कुछ डिक्टेटर्स या ऑथोरिटेरियन या टोटलिटेरियन लीडर्स के इमर्ज होने के कारण हुआ, बट वो ज्यादा दिन टिका नहीं। फिर 1943 टू 62 सेकेंड वेव हुआ, है ना। और ये लगभग वर्ल्ड वार के, सेकेंड वर्ल्ड वार के बाद की घटना है,
क्यों? क्योंकि सेकेंड वर्ल्ड वार 1939 टू 44, तो आप देख रहे हो बहुत मैचिंग टाइप है ये, बहुत 43 लगभग 44 के आसपास, तो लगभग उस दरमियान ये वेव शुरू हुआ, जिस जिस वेव का हिस्सा इंडिया भी है। इंडिया सेकेंड वेव में ही डेमोक्रेटिक कंट्री बनी। तो अगर लगभग आप देख ले तो पीरियड बहुत छोटा रहा। अगर प्रथम पीरियड देखे तो 100 वर्षों का था। पहली जो अवधि थी लोकतंत्र की वो 100 वर्षों की थी, लेकिन दूसरी अवधि बहुत शॉर्ट काल का, अगर देखा है तो 20 वर्षों का है। और लेकिन इन 20 वर्षों में लगभग 40 कंट्री डेमोक्रेटिक हुई, लगभग 40 कंट्री। तो ये देखा जाए तो ये ज्यादा इम्पैक्टफुल वेव रहा। सेकेंड वेव was the most impactful among all the three waves of democracy, because in very short period of 20 years 40 countries became, or 40 countries established democracy or democratic institutions. Okay, but when we say the third wave, तीसरा लहर, लोकतंत्र की तीसरी लहर, तो इसकी शुरुआत 1974 से आज तक के दिन तक माना जाता है। और माना जा और ये जो नंबर है उसके हिसाब से लगभग 30 देश में लोकतंत्र की स्थापना हुई तीसरे वेव में। तो चीजें समझ में आ रही है जो मैं बता रहा हूँ? यस सर। यस अच्छा, सर। ठीक है। तो अब जैसे फर्स्ट वेव को थोड़ा और एक्सप्लेन किया जाए जिससे समझ में आना चाहिए, क्योंकि मैंने कल जब बताया होगा तो ये भी बात कही होगी कि प्रारंभ में भले डेमोक्रेसी स्टैब्लिश हुआ, बट फिर भी बहुत सारे लोगों को ना वोटिंग राइट से बाहर रखा है, स्पेशली वीमेन्स। और कहीं ब्लैक एंड व्हाइट है तो ब्लैक मीन स्लेव्स। तो अगर ये वेव्स जरूर आया, बट वो जो एक टुडेज सेंस ऑफ डेमोक्रेसी है ना, वो उस समय भी नहीं था। तो अगर मैं जैसा कि बताया कि फर्स्ट वेव की शुरुआत 1828 से माना जाता है, और ये अमेरिका से माना जाता है, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में ये शुरुआत देखी गई। और वहां क्या देखा गया, जिसको जैक्सोनियन डेमोक्रेसी भी बोला जाता है। वहां क्या देखा गया कि जो व्हाइट मेल्स है, मेजॉरिटी ऑफ व्हाइट मेल्स को सफरेज दे दिया गया। सफरेज मतलब वोटिंग राइट। तो देख रहे हैं कि महिला बाहर है, ब्लैक पर्सन बाहर है, तो फिर भी ये पार्शियल डेमोक्रेसी है, क्योंकि ठीक है आपने मेजॉरिटी, अगर मान लीजिए उस समय अमेरिका के 15 करोड़ पॉपुलेशन वाइट रहे होंगे या इर्द गिर्द रहे होंगे, तो लगभग 6 से 7 करोड़ व्यक्ति जो मेल वाइट थे उनको सफरेज वोटिंग राइट दे दिया गया। तो ये पार्शियल डेमोक्रेसी था, बट ये एक शुरुआत थी कि सफरेज मतलब अगर एक्सपैंड कर रहा है, सफरेज क्या कर रहा है, एक्सपैंड कर रहा है, कि अब लिमिटेड अमीर लोगों तक ये वोट देने का अधिकार नहीं है। डिसीजन मेकिंग का अधिकार सिर्फ अमीर लोगों तक सीमित ना रहा, बल्कि ये धीरे 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 प्रारंभ में मेजॉरिटी ऑफ व्हाइट मेल्स have been included or have been granted suffrage, and later on, but this incident took place in US, United States of America, and that's why it is called Jacksonian democracy. Means the US president name is Jackson, and he tried to expand the suffrage to majority of persons, or better to say majority of males. Okay, लेकिन क्या ये अमेरिका तक सीमित रह गया? अगर अमेरिका तक सीमित रह जाता तो ये वेव तो होता ही नहीं। बट धीरे धीरे यूरोप में एंट्री मारी, ब्रिटेन, फ्रांस, फिर और भी ब्रिटेन, यूरोप के अलावा कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, इटली, इटली ऑब्वियसली यूरोप, अर्जेंटीना, और बहुत सारे ऐसे ही देश जहां पे डेमोक्रेसी इस्टेब्लिश किया जाने लगा। और एक चीज और देखा जाने लगा कि ये सारी चीजें जब हुआ तो लगभग एक इम्पैक्ट बनने लगा, एक ग्रुप ऑफ कंट्री बनने लगा जो एक वॉइस ऑफ डेमोक्रेसी के रूप में बात करने लगे, और वो कहीं भी उस तरह की घटनाएं होती थी तो उसको क्रिटिसाइज करते थे। बट 1922
1922 ईस्वी को रिवर्सल ट्रेंड माना जाता है। Why we can say कि it is considered to be, it was considered to be a reversal trend? क्योंकि उस समय मुसोलिनी, बेनिटो मुसोलिनी पावर में आ गया इटली में। क्योंकि मैंने बताया कि 1828 के बाद धीरे धीरे बहुत सारे यूरोपियन कंट्री में डेमोक्रेसी स्टैब्लिश हो गई, जिसमें इटली भी था। बट इटली में क्या देखा गया कि ज्यादा दिन तक ये नहीं रह पाया। फर्स्ट वेव एंड भी नहीं किया, उसके पहले ही रिवर्सल ट्रेंड देखे गए हैं। मतलब ये देखा गया कि बेनिटो मुसोलिनी पावर में आया और डेमोक्रेसी को कोलैप्स करना शुरू कर दिया। और इससे एक तरह से इसी कारण इसको रिवर्सल ट्रेंड भी बोला गया, है ना। और इसके पैरेलल, जैसे ही आपने सुना होगा कोल्ड वार सब लोग जानते ही होंगे। तो कोल्ड वार के बाद कम्युनिज्म ये सब आया। तो लेकिन ये 1922 के आसपास ना फासिस्ट फोर्सेस इमर्ज होना शुरू कर गए। तो इस प्रकार अगर मैं ये बताना चाहता हूँ कि जब फर्स्ट वेव में अराउंड 30 कंट्री, जो लगभग 100 वर्षों का रहा, लगभग 100 वर्ष का पीरियड में अराउंड 30 कंट्रीज लोकतंत्र की स्थापना की। और इटली एक एग्जाम्पल बना जहां बेनिटो मुसोलिनी का मतलब इमरजेंस हुआ। वो एक बड़ा नेता के रूप में आया और डेमोक्रेसी पे डेंट लगाया, और फासिस्ट फोर्सेस स्ट्रांग होते चले गए। टोटलिटेरियन गवर्नमेंट का ट्रेंड फिर से एक्सेप्ट किया जाने लगा। ठीक है, अब हम आएंगे सेकेंड वेव ऑफ डेमोक्रेसी पे। तो सेकेंड वेव ऑफ डेमोक्रेसी की जब मैं चर्चा करता हूं, तो इसका लेना देना है वर्ल्ड वार सेकेंड से। क्यों लेना देना है? क्योंकि जो सेकेंड वेव है उसके पैरेलल चल, क्योंकि एलाइड फोर्सेस जीत गए। एलाइड फोर्सेस वर्ल्ड वार सेकेंड में जीते, और इसके बाद 1962 में, और जिसको हम सेकेंड वेव ऑफ डेमोक्रेसी की बात कर रहे हैं, तो सेकेंड वेव ऑफ डेमोक्रेसी में ये देखा जाने लगा कि अब 1943 टू 1962 जो पीरियड है, उस दरमियान सबसे ज्यादा कंट्री डेमोक्रेट, मींस मात्र 20 वर्षों में लगभग 40 कंट्री डेमोक्रेसी और डेमोक्रेसी की तरफ गए। तो ये सेकंड जो वेव था, दैट इज कंसिडर्ड टू बी फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ एस्टैब्लिशमेंट ऑफ डेमोक्रेसी द बिगेस्ट वेव और द बिगेस्ट इवेंट फॉर द डेमोक्रेसी। तो ये एक बहुत ही एक बड़ी घटना थी कि महज 20 वर्षों में, जो नंबर था लोकतांत्रिक देशों का, वो बढ़ गया। 40 देश, लगभग 40 देश 20 वर्षों के अंतराल में लोकतांत्रिक देश बन गया। अब जैसे हम तीसरे फेज की तरफ बढ़ते हैं, तो यहाँ थोड़ा सा समझना होगा, जो थोड़ा डिफरेंट लुक देता है। थर्ड वेव 1974 से माना जाता है, और अभी तक इसको माना जाता है कि ये थर्ड वेव है। मीन्स जो भी अभी कंट्री डेमोक्रेटिक हो, तो उसको माना जाएगा कि एडिशन है थर्ड वेव में, है ना। तो थर्ड वेव एक तरह से देखा जाए तो अभी तक कंटिन्यू कर रहा है। और थर्ड वेव 1974 के बाद अगर देखें तो आपको पता होगा 1971 में आपने सुना होगा कि पाकिस्तान दो भागों में डिवाइड हो गया था, एक पूर्व पाकिस्तान और एक बांग्लादेश। तो वो एक तरह से एक ही कंट्री के दो भाग होने के बाद वहां लोकतंत्र की स्थापना लगभग 1975 के आसपास वहां इंस्टीट्यूशन स्टैब्लिश हो गए। और धीरे धीरे अगर बात किया जाए तो दिस वाज फॉलोड बाय हिस्टोरिक डेमोक्रेटिक ट्रांजिशन, especially in Latin America in 1980s. Then in Asian Pacific countries like Philippines, South Korea, Taiwan from 1986 to 88. And not only means this has not stopped till here.
even the Eastern Europe after the collapse of Soviet Union, and one step ahead, we can say sub-Saharan Africa also started to move towards democracy in 1989. So why I'm talking like this? Because first wave, second wave, around 70 democratic country, around 70 democratic country, and now again in third phase, around 30 countries, around 30 countries have followed the way for establishing the democracy. So why I'm talking so? Because around 100 countries in the world as on date is a democratic country. So we know that as per United Nations Organization, around 196 countries are there. अगर हम संयुक्त राष्ट्र के डाटा के हिसाब से बात करें, उनके जनरल असेंबली के बात से हिसाब से बात करें, तो लगभग 196 देश के आसपास है, जिसमें लगभग 100 देश से ज्यादा लोकतांत्रिक देश है। तो अभी भी दुनिया में बहुत सारे ऐसे देश है जो लोकतांत्रिक नहीं है। और अगर उदाहरण के रूप में देखा जाए तो चाइना, उदाहरण के रूप में देखा जाए तो रसिया, उदाहरण के रूप में देखा जाए तो मिडिल ईस्ट, इस्लामिक वर्ल्ड, जहां लोकतंत्र नहीं है, जहां लोकतंत्र नहीं है। तो चीजें समझ में आ रही है आप लोग को? यस सर। कोई सवाल है तो यस सर। कोई सवाल है तो कृपया पूछिए। सर एक बार फर्स्ट वेव के बारे में फिर से बता दीजिए। वेट बता रहे हैं। फर्स्ट वेव जैसे बोलते हैं तो शुरुआत है मतलब लोकतांत्रिक देशों की, तो लेकिन इसकी शुरुआत अमेरिका से होती है, और जैक्सोनियन डेमोक्रेसी एक वर्ड इस्तेमाल होता है। क्यों? क्योंकि 1828 में वहां पे प्रारंभ में व्हाइट मेल को सफरेज दिया गया। सफरेज मतलब मताधिकार, वोट देने का अधिकार, जो बहुत की लोगों तक लिमिटेड था। बड़े बड़े अमीर रसूखदार, वेल्थ, जिनके पास वेल्थ का कोई लिमिटेड नहीं, वही लोग डेमोक्रेसी के हिस्सा थे। और डेमोक्रेसी नहीं कहें तो लोग मतलब गवर्नमेंट के हिस्सा थे, और वही डिसीजन मेकर थे। बट डेमोक्रेसी वर्ड बहुत नैरो वर्ड तो है नहीं। इसमें है कि जब खुद अब्राहम लिंकन बोलते हैं कि जनता के लिए, जनता के द्वारा शासन है, मीन्स डेमोक्रेसी इज नथिंग बट for the people, by the people, of the people, means rule of the people, rule by the people और rule for the people। तो क्लियर कट है। ऐसा तब सब संभव होगा ना जब सफरेज मतलब मताधिकार एक्सपैंड करेगा। तो व्हाइट मेल्स को सफरेज दिया गया था फर्स्ट वेव की फर्स्ट वेव ऑफ डेमोक्रेसी में। और उसके बाद लगभग 100 वर्षों तक इसका कार्यकाल विद्वानों के द्वारा, स्कॉलर के द्वारा तय किया गया। और इसमें ये देखा गया कि लगभग 30 देश लोकतंत्र की स्थापना किया, जिसमें मैंने बताया आपको कि अमेरिका तो था ही, एक्सपैंड किया, वोटर्स के इंक्लूड किया व्हाइट, फिर बाद में बहुत दिन बाद विमेन्स, ब्लैक सब इंक्लूड हुए हैं। और एज ऑन डेट यूएस में सभी को वोट देने का अधिकार है, चाहे वो ब्लैक हो, व्हाइट हो, वीमेन हो, मेल हो, एवरीवन is given the suffrage right और right to vote। एंड इसके बाद 1828 के बाद यूरोपियन वर्ल्ड में फ्रांस, इंग्लैंड, इटली, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, इन सारे कंट्री में लोकतंत्र की स्थापना की गई। समझ में आ गई? यस और यस सर। और भी कोई विद्यार्थी जिनका कोई सवाल हो तो कृपया पूछें। सर ये जो डायरेक्ट डेमोक्रेसी है ना, जो स्विट्जरलैंड में है, तो उसमें बोला जाता है कि वहां पे जनता आकर समर्थन करती है कि कौन सरकार बनेगा। तो क्या उसमें वुमेन्स भी आती है समर्थन करने? 100% एज ऑन डेट जहां भी लोकतंत्र है, महिलाओं को एक्सक्लूड नहीं किया गया। महिलाएं मीन्स जैसे
फेमिनिज्म का जो शुरुआती है ना, कि वीमेन शुड बी कंसीडर एज इंडिविजुअल एंड इक्वल इंडिविजुअल, तो लोकतंत्र में महिलाएं इक्वल इंडिविजुअल वाले, वो उनकी स्थिति जैसे इंटरसेक्शनल थ्योरी के हिसाब से, जो मैंने आपको क्रेनसॉ का एग्जाम्पल दिया, तो क्रेनसॉ कहती है कि ठीक है, लोकतंत्र की बातें हो रही है, महिलाओं को बराबर मानी जा रही है, बट महिला महिलाओं के ऊपर बहुत सारे आइडेंटिटी वेस्ट डिस्क्रिमिनेशन है, कि वो महिला है तो वो ये नहीं कर सकती, वो नहीं कर सकते, और मिला जुला के एक महिला पे मल्टीपल आइडेंटिटी मीन्स जुड़ा हुआ है उसे, मीन्स वीमेन, नॉट ओनली वीमेन बट इन केस ऑफ वीमेन the multiple identities are affiliated, and in which different affiliated identities create a problem for women. It may be for their freedom, it may be for their opportunity and many more things. समझ में आया? यस सर। और किन्हीं का सवाल तो कृपया पूछें। चलिए, एक मैं स्क्रीन दिखाना चाहता हूँ, जिससे कहाँ गया वो स्क्रीन, मिलेगा तो ना, जिससे ना चीजें ज्यादा स्पष्ट हो जाएंगी। शॉर्ट में था, कहाँ चला गया? वो स्क्रीन दिख रहा है? यस सर। यस सर। यस सर। तो ये स्क्रीन देख पा रहे हैं, बहुत शॉर्ट में है, इतना इंफॉर्मेशन आपके पास हमेशा रहना चाहिए। क्योंकि इसमें मैंने एकदम बिल्कुल हिंदी इंग्लिश दोनों में लिख दिया है, जिससे कि चीजों को आसानी से समझा जा सके। और ये वेव्स ऑफ डेमोक्रेसी को बिल्कुल 3 लाइन में समाहित करने का प्रयास किया गया है ना। तो आप इतनी सारी सूचनाएं अगर आप अपने पास रखेंगे, फिर कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो स्क्रीन पे आपने तो देख ही लिया है, चीजें समझ में आ रही होगी। अब हम आगे बढ़ेंगे थ्योरीज की तरफ। मैं ये चीज इसलिए बता दिया क्योंकि रिसेंटली बांग्लादेश में जो डेमोक्रेटिक डाउनफॉल हुआ है, जो डिक्लाइन ऑफ डेमोक्रेसी है, एक तरह से वो पॉजिटिव है, निगेटिव है, ये सारी चीजें तो डिस्कस की जाएगी, बट एक अपडेट के रूप में कि जो थर्ड वेव चल रहा है उसमें एक विकेट गिर गया है। मीन्स एक कंट्री में डेमोक्रेसी का डिक्लाइन है, और बहुत सारी साउथ एशियन कंट्री में डेमोक्रेसी पे काले बादल छाए हुए हैं। तो डेमोक्रेसी में एक चीज माना जाता है कि जब फुल मेजॉरिटी, स्ट्रॉन्ग थम्पिंग मेजॉरिटी वाली सरकार होती है, तो जैसे बहुत लोग तो ये कहते हैं कि ये जो रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी ने, सही मामलों में डेमोक्रेसी है ही नहीं, क्योंकि ये डेमोक्रेसी सिर्फ इलेक्शन तक ही है, डेमोक्रेसी है, उसके बाद फ्यू पर्सन ही पूरी दुनिया, मतलब पूरी सरकार को नियंत्रित करती। तो मैं आप लोगों से ये पूछना चाहता हूँ कि जैसे भारत में लोकतंत्र है, अमेरिका में लोकतंत्र है, फ्रांस में लोकतंत्र है, और ना जाने कितने देशों में लोकतंत्र है, तो क्या आप इससे एग्री करते हैं कि जो चुनाव के दरमियान जब नेता वोटर के बीच आते हैं, जनता के बीच आते हैं और वोट मांगते हैं, और उस समय वोटर्स को लगता है कि यस, आई हैव द पावर टू डिसाइड दैट हु इज गोइंग टू विन द इलेक्शन एंड आई एम गोइंग टू वोट फॉर सो एंड सो पर्सन, तो ये एक तरह से व्यक्ति को अपने रिप्रेजेंटेटिव इलेक्ट करने का मौका देता है। तो क्या आपको लगता है कि इन सारे जितने देशों का नाम लिए, फ्रांस, अमेरिका, ब्रिटेन, इंडिया, यहाँ लोकतंत्र सिर्फ इलेक्शन तक ही सीमित है? यस सर। यस क्यों? सर। ओके, इसी का नो, क्यों नो बताइए, इसका एक्सपैंडेड। नो। यस सर, सही बोल रहे हैं। मतलब इलेक्शन जैसे है ना, तो मतलब हम बोल रहे यस सर, मतलब नहीं नहीं बोल रहे, यस बोल रहे हैं। ओके, मतलब मैं ये नहीं बोल रहा हूँ, मैं देखिए, ये कोई अब 11th और 12th क्लास नहीं है,
सब आप लोग ग्रेजुएशन के स्टूडेंट हैं, तो मैं जो यस सर। पढ़ा रहा हूँ उसमें आप नो भी कह सकते हैं। अगर चीजें आपके पास लॉजिक है, तर्क है कि यस नो, यस है तो क्यों है, नो है तो क्यों है, ये सारी चीजें आप बोल सकते हैं। ये तो मैं सवाल उठा रहा हूँ। सर ये जो अमेरिका है, इटली है, वहां तो देखने नहीं गए कि वहाँ कैसे वोट होता है, बट इंडिया में है तो इंडिया में तो देखे ही है ना। यहाँ पे क्या होता है कि वोट होता मतलब जब वोट लेने की बारी आती है तब तो लगता है रोड चमकाया जाता है, लाइट्स लगाए जाते हैं, जनता की बातों को सुना जाता है, और जब वो जीत के चले गए तो फिर तो भाई मतलब 5 इयर्स तो देखने वाले ही नहीं कि कहाँ एक्सीडेंट हो रहा है, किस कारण हो रहा है, किस कारण इतना जाम लग रहा है। ये तो बिल्कुल भी देखने आते ही नहीं है। इतनी बेरोजगारी है, भाड़ में जाओ बेरोजगारी। बोलेंगे नौकरी देंगे, इतनी इतनी नौकरी देंगे, तो कहाँ से कहे कि यहाँ पे लोकतंत्र है। हाँ, जब चुनाव आता है तब लगता है कि हाँ, हमारा इंडिया पूरी तरह से डेमोक्रेसी मतलब के बदलाव में है। लेकिन चुनाव के बाद तो फिर लगता है कि नहीं, ये तो राजतंत्र ही है, जहाँ पे अपने मतलब जो मंत्री लोग हैं वो अपने ही सुनते हैं, अपना ही कानून बनाते हैं और अपने ही लागू करते हैं। जनता की बातों को तो सुनते ही नहीं है। ओके। यस और सर, सिर्फ इलेक्शन के टाइम ही लगता है कि हाँ लोकतंत्र है, और बाकी के दिन नहीं। क्योंकि इलेक्शन के टाइम ही जितने भी गवर्नमेंट, जितने भी सरकार है, वोटर्स हैं, वो हमसे इतने सारे वादे करते हैं कि हम ये करेंगे वो करेंगे। बाकी उनका जिम्मेदारी है कि वो 5 वर्षों तक हमारी रक्षा करें, हम लोगों का ध्यान रखें। लेकिन सिर्फ वोट्स के टाइम को इस बात का ध्यान आता है कि हाँ वोट चाहिए, तो फिर इतने सारे वादे किए जाते हैं। अदरवाइज 5 साल तो कुछ भी नहीं। ओके, और कोई फेवर में या अगेंस्ट में? ठीक है। अब ये जो सारी बातें आपने बोला ना, लोकतंत्र में एक बहुत ही फेमस सिद्धांत है जिसको बोलते हैं इलिटिस्ट थ्योरी ऑफ डेमोक्रेसी। मीन्स लोकतंत्र का अभिजन सिद्धांत या अभिजन तंत्र सिद्धांत, जिसमें ये माना जाता है। अब देखिए, अगला स्लाइड देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। देखिए क्या लिखा सर, हुआ, पढ़िए। सर आई हैव अ क्वेश्चन। हाँ, पूछिए पूछिए। सर, ये भारत में बेरोजगारी का मुख्य कारण क्या है? देखिए, बेरोजगारी के तो बहुत सारे कारण हो सकते हैं, लेकिन अगर अभी देखा जाए तो जो सरकार की नीति, और क्योंकि सरकार की नीति इसलिए जिम्मेवार है इस बेरोजगारी के लिए, क्योंकि चाइना का भी पॉपुलेशन इंडिया से ज्यादा है, बट वहाँ का जो अनएम्प्लॉयमेंट रेट है मतलब मैनेजेबल है। बट इंडिया में क्या है कि पूरी जो व्यवस्थाएं हैं, ठीक है, पॉपुलेशन तो अब सबसे नंबर 1 पे हम आ गए हैं, और अब जितने भी जनता है, जो व्यक्ति हैं, उनको एक ऐसा इंसान बनाना है जिसके अंदर वो सारे गुण हो। मतलब अगर कोई पढ़ के निकल रहा है, फॉर एग्जाम्पल आप लोग सभी लोग पॉलिटिकल साइंस पढ़ के निकलेंगे, तो कोई ना कोई मोटो होगा। तो ये जो एक माइंड सेट है कि पढ़ने के बाद हमको क्या करना है, ये पढ़ाई के दरमियान ही सेट कर दिया जाना चाहिए। जैसे अमेरिका में देखो, वहां भी बेरोजगारी, बट बेरोजगारी का आलम इंडिया वाला जो नेचर है वो नहीं है। क्यों? क्योंकि वहां ना लोगों को, ठीक है, आप बेरोजगार है, स्टूडेंट है, तो बहुत तरह के अपॉर्चुनिटी दिए जाते हैं जिससे कि आप एक अपने आप को रिफाइन करके, स्किल करके कुछ बड़ा हासिल कर सकते हैं। बट इंडिया में ऐसा ऑप्शन नहीं। इंडिया में क्या ऑप्शन है, कि ग्रेजुएशन कर रहे हैं, वहाँ ढंग से पढ़ाई हुई कि नहीं, आपके अंदर वो सारी समझ बनी कि नहीं। अगर ठीक है, मैं अगर कुछ लोग ये बोलते हैं, ये समझाने के लिए बोल रहा हूँ कि बीए करके नौकरी कौन देगा, एमए करके नौकरी कौन देगा, ठीक है, तो जो इंजीनियरिंग करके हैं तो उनको तो नौकरी मिलनी चाहिए, जो डिप्लोमा की है तो उनको तो नौकरी मिलनी चाहिए, जो एमबीबीएस की है तो उनको तो नौकरी मिलनी चाहिए। तो वैसा वातावरण होना चाहिए जहां पे एक बैलेंस हो, गवर्नमेंट एंड प्राइवेट सेक्शन के बीच और सेक्टर के बीच एक संतुलन हो, जिससे नंबर ऑफ जॉब या जॉब अपॉर्चुनिटी मेंटेन्ड हो, कंट्रोल्ड ना हो प्राइवेट एजेंसियों के द्वारा। ठीक है, हम जॉब देंगे, बट इतना ही जॉब देंगे। जैसे कहने का मतलब है कि अगर कोई बड़ी फैक्ट्री का मालिक है, उसको पता है कि हमको मुनाफा कमाना है, ज्यादा मुनाफा के लिए कम मजदूर से ज्यादा काम या कम व्यक्ति से ज्यादा काम, टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल,
जिससे कि एक व्यक्ति 100 व्यक्ति के बराबर काम कर ले, ठीक है, और एक व्यक्ति को सैलरी आप ज्यादा दे दीजिए, उसके नीचे बहुत सारे वर्कर उनकी सैलरी कम करके ज्यादा काम ले रहे हैं। तो ये मेरा ये कहना है कि एक वर्ड इस्तेमाल होता है, क्रोनी कैपिटलिज्म। क्रोनिक कैपिटलिज्म मतलब, क्रोनिक कैपिटलिज्म में ऐसा माना जाता है कि एक व्यक्ति पूरी संपत्ति, मतलब बहुत कम व्यक्ति पूरे देश की संपत्ति को हथिया लेता है और वो पूरी सिस्टम को कंट्रोल करता है, और जिसके कारण अनएम्प्लॉयमेंट राइज होता है। तो इसमें सरकार को क्या चाहिए कि ये ऐसे पूंजीवादी ताकतों को, कैपिटलिस्ट सेंटर्स को कंट्रोल करे थ्रू लेजिस्लेशन, कानून बना के। तो अब मैं एक ही लाइन बोलूंगा कि भारत में बेरोजगारी का पहला कारण तो है सरकार की नीति, और दूसरा कारण है यहाँ के व्यक्ति की नासमझी। इतना आबादी होते जा रहा है, क्योंकि एक लिमिट क्रॉस करने के बाद सबको रोजगार देना लगभग असंभव हो जाता है। तो इस प्रकार सरकार को एक ऐसी नीति लानी चाहिए जिससे सबके बारे में, मतलब रोजी रोटी, लाइवलीहुड, रोटी कपड़ा मकान की व्यवस्था हो सके। सवाल का जवाब मिला सानिया तो सही, अदरवाइज और बताऊंगा। यस सर, मिल गया जवाब। जी। तो अब जो टॉपिक डिस्कस करने जा रहा हूँ, एलिटिस्ट थ्योरी ऑफ डेमोक्रेसी, लोकतंत्र का अविजनवादी सिद्धांत या विशिष्ट वर्गीय सिद्धांत। तो जो आप लोगों से मैंने सवाल पूछा कि भारत में या और भी जहां जहां लोकतंत्र है, लोकतंत्र सिर्फ इलेक्शन तक सीमित है, बाद में तो वो अपनी मन मर्जी करती है। और ये जो विचार है, ये लोकतंत्र का विशिष्ट वर्गीय या अविजनवादी सिद्धांत में ही समाहित है। इसलिए मैंने ऐसा सवाल किया कि ऑटोमेटिकली आप इस पे आ जाओ। तो ये जो इसको क्लासिकल थ्योरी इसलिए बोला जाता है, ये बहुत मतलब प्रारंभ में आया। और डेमोक्रेसी है जो इंडिया में डेमोक्रेसी चल रही है, अमेरिका में जो डेमोक्रेसी चल रही है, उसको ये क्रिटिसाइज करता है, उसमें ये कमियां मानता है, उसमें ये देखता है कि लोगों का प्रत्यक्ष शासन नहीं है, ये कहने के लिए शासन है, लोगों का शासन है। अब्राहम लिंकन का डेफिनेशन कि इट्स अ डेमोक्रेसी फॉर द पीपल, बाय द पीपल, ऑफ द पीपल, इट्स जस्ट टू से इट इज सो। ये सिर्फ कहने के लिए, ऐसा है नहीं। और ऐसा कहने वाले बहुत सारे स्कॉलर हैं, पैरेटो हैं, मॉस्का, मिचेल्स, ये सब लोग ऐसी बातें करते हैं। और उसमें जो सबसे बड़ा नाम है वो है सी रीट मिल्स, शून पीटर भी है। तो ये सारे इसी बात को क्रिटिसाइज करते हैं, बोलते हैं क्या कि ये जो डेमोक्रेसी है ना, ये जो डेमोक्रेसी है, ये फॉर नेम सेक डेमोक्रेसी है। तो अगर हम बात करें शून पीटर का जो किताब है, उसमें वो साफ ये चीजें कहना चाहते हैं कि कहना चाहते हैं कि ये जो डेमोक्रेसी है उसमें बहुत कमियां हैं, और उनके हिसाब से ये कुछ फ्यू लोगों की डेमोक्रेसी है। कुछ ही लोग इसको क्या किए हैं, कंट्रोल करके पूरी सत्ता को चला रहे हैं। और इसलिए इनको प्रोपोनेंट मीन्स सबसे बड़ा प्रस्तावक माना गया है इलिटिस्ट थ्योरी का। और उनके हिसाब से देखा जाए तो ये जो कैपिटलिज्म और सोशलिज्म एंड डेमोक्रेसी, उनका जो किताब है, उसमें साफ साफ इसी आर्गुमेंट को सामने रखते हैं कि कैसे कुछ लोग पूरे सत्ता को कंट्रोल कर रहे हैं। मीन्स इन लोगों का ये मानना, अगर बहुत अच्छे शब्दों में आपको समझाना चाहूँ तो, कि अगर आप लोकतंत्र में शासक बनना चाहते हैं, लोकतंत्र में प्रधानमंत्री बनना चाहते हैं, मुख्यमंत्री बनना चाहते हैं, सांसद विधायक बनना चाहते हैं, तो सबसे पहले आपको इलीट क्लास में जाना होगा। इलीट क्लास क्या होता है, कौन बताएंगे? विशिष्ट वर्ग क्या होता है, कौन बताएंगे? इलीट मतलब वैसा लोग जिसके धन संपत्ति सब कुछ हो, वो इलीट हो। तभी जाके वो जाके इलेक्शन जीत सकता है, पैसा भी खर्च कर सकता है, अपना इन्फ्लुएंस भी इस्तेमाल कर सकता है। तो ये है इलीट। तो ऐसे ही लोग लोकतंत्र को चला रहे हैं, इलिटिस्ट थ्योरी का ऐसा मानना है। तो ये क्लास को और एक्सपैंड करेंगे अगले क्लास में, हो सकता है अचानक 2 ही मिनट बचा हुआ है ना?
तो अगर खत्म हो जाएगा तो फिर वो चीजें अगले क्लास में हम कंटिन्यू करें। लेकिन मैं ये बताना चाहता हूँ कि लेटिस थ्योरी के जितने भी विचारक, उनका ये मानना है कि ये जो लोकतंत्र कुछ लोगों के द्वारा नियंत्रित है और वही इस व्यवस्था को चला रहे हैं। और अगर अगला स्लाइड आप देखेंगे तो वो जो सारी बातें मैंने बोला वो सारी चीजें दिखेगी कि इनका मानना ही है कि ये पूरी व्यवस्था प्रैक्टिकल सेंस में कुछ लोगों के द्वारा नियंत्रित है। और वो कौन है? इलीट है। इसलिए ये इस शासन को इलीट रूल ही मानते हैं। उसको बोलते कुछ ही लोग पूरी सत्ता पे नियंत्रण स्थापित कर दिए और उसी का चलता है। और चुनाव जब आता है तो सिर्फ वोट देना होता है ना? तो ये सारी चीज मैं फर्दर एक्सपैंड करूंगा अगले क्लास में। ठीक है? तो अभी तक जो चीजें मैंने बताया समझ में आया कि नहीं? यस सर। ओके। हाँ जी, बताइए। कुछ कोई बोलना चाहिए? अच्छा, ठीक है। ठीक है, तो अब अगले क्लास में हम डिस्कस इसी को एक्सपैंड करेंगे। ठीक है? और असाइनमेंट क्या होगा? एक्सप्लेन ऑल द वेव्स ऑफ डेमोक्रेसी। मीन्स लोकतंत्र की तीनों लहरों की व्याख्या करें, ये सवाल है। ठीक है? तो सब लोग 500 शब्दों में लिखेंगे। ओके, थैंक यू टू बी द पार्ट ऑफ द क्लास। एस एस रिच क्लास, राइट। जो भी लिख रहे हैं सही बोल रहे हैं। अमीर वर्ग। चलो।